अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो कोई बंदा मुझे रिप्लाई कर दे। यस सर, क्लियर आ रही है। अच्छा, तकरीबन काफ़ी लोग ऑनलाइन आ गए हैं। अच्छा, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 तो उम्मीद है देखा ही होगा। और उसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है तो वो बता दें, पहले उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम लैब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी को कोई इशू नहीं है? सबको सब चीज़ें समझ आ गई? बिलाल खान सर, लेक्चर वीडियोस देखी हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2? जी क्या समझ आया उनमें, क्या क्या देखा उनमें, चलो बताओ। लेक्चर 2 का बताओ, लेक्चर 2 में क्या समझ आया? तू नहीं देगा सर। क्यों 2 क्यों नहीं देखा? अब तो यार 2 वीक्स गुजर चुके हैं। वीकेंड पे देख लो। यार लेक्चर साथ साथ देखे करें, बहुत ज़्यादा काम फिर इकट्ठा हो जाएगा आप लोगों को, फिर एंड पे जाकर फिर इशू होगा। आज लेक्चर 3 हो जाएगा और इस वीकेंड पे मैं लेक्चर 4 की वीडियो भी एक्सपेरिमेंटल डेमो और थियोरेटिकल पार्ट में अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे? फिर आप 3 लेक्चर्स वीकेंड पे इकट्ठे देखेंगे, वो काफ़ी सारा काम इकट्ठा हो जाता है। साथ साथ देखते रहा करें ना। अच्छा चलिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 की और 2 की, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 जो है वो लेक्चर 1 के रिलेटेड है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या किया था कि हमने एसी वोल्टेज की मेजरमेंट के मेथड्स देखे थे। सबसे पहला मेथड जो डायरेक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं, उसमें हमने क्या देखा था कि वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ कैसे करते हैं। कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया था। एक बड़ी वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफार्मर था, एक छोटी वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफार्मर, सॉरी एक बड़ी वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर था। उसके सीरीज़ में हमने एक छोटा कैपेसिटर, छोटी वोल्टेज रेटिंग का कैपेसिटर लगाया था। लेकिन इन दोनों की इम्पीडेंसेस जो थी, वो जो जिसकी वोल्टेज रेटिंग कम थी उसकी इम्पीडेंस ज़्यादा थी, और जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है उसकी इम्पीडेंस कम थी, क्योंकि कैपेसिटेंस भी उनकी इसी तरह से थी। तो कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर हमने इस स्टडी किया था। उसमें ये देखा था कि कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर में एक आपके पास कैपेसिटर होता है और उसके पैरेलल में इंडक्टर प्लस ट्रांसफार्मर आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद जो वोल्टेज रेटिंग आपको यहाँ मिल रही थी वो मैक्सिमम 300 वोल्ट्स मिलते थे, वो हम डायरेक्टली मीटर को फीड इन करते हैं और वहाँ से मेजर कर लेते हैं वोल्टेज। ये डायरेक्ट मेथड है। जो इनडायरेक्ट मेथड था उसमें हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए थे और इलेक्ट्रोड्स के बीच में ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर की थी। एक स्टैंडर्ड टेबल हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हमने ये देखा था कि स्टैंडर्ड टेबल में वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई हैं, और उन वैल्यूज़ को हमने कंपेयर किया था। मींस कि हमने गैप स्पेसिंग जो रखी हुई है उसके साथ। जैसे हमने गैप स्पेसिंग लेट्स सपोज रखी हुई थी 50 मिलीमीटर, तो उसके अगेंस्ट स्फेयर डायमीटर के अकॉर्डिंगली कैल प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ऑनलाइन आपको टेबल में मिल जाती हैं। उसमें वो ये बता देता है कि अगर आपने गैप स्पेसिंग 50 सेंटीमीटर रखी हुई है तो उसके अगेंस्ट आपको क्या वोल्टेज ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था, हमने भी डिफरेंट गैप सेटिंग्स रखी थी और उसमें चेक किया था कि हमें वोल्टेज ब्रेकडाउन क्या क्या मिल रहे हैं। हमने एज्यूम किया था उस टाइम पर, रीडिंग्स लेने के टाइम पर, कि जो हमारी टेम्परेचर कंडीशंस हैं और जो एयर प्रेशर कंडीशंस हैं वो आइडियल हैं। आइडियल मतलब कि वो सेम वही कंडीशन है जो टेबल में वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ की गई हैं। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो क्या है, टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज़ किया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ किया है, और जो एयर प्रेशर की यूज़ किया है वो 760 मिली
मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी, वो यूज़ किया स्टैंडर्ड वैल्यूज़। तो हमने अज्यूम किया था कि हमारी जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के मुताबिक ही है, तो हमें रीडिंग्स एक्यूरेट मिल रही हैं, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं था। हमारे पास टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमारे पास जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलती। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम यूज़ करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इनको एज अ स्विच यूज़ किया जाता है कि जब हमारी एक स्पेसिफिक गैप स्पेसिंग के अगेंस्ट टारगेट वोल्टेज अचीव हो जाएगी तो फ्लैश ओवर हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज 10 मिलीमीटर के अगेंस्ट टेबल में डिफाइंड है कि 10 मिलीमीटर के अगेंस्ट आपकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होनी चाहिए वो 15 किलो वोल्ट होगी। इसका मतलब है कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक टाइम आएगा कि फ्लैश ओवर हो जाएगा। तो उस टाइम पर आप ये अज्यूम करेंगे कि जिस वक्त ये फ्लैश ओवर हुआ, जो मेरी उस टाइम पे वोल्टेज थी वो 15 किलो वोल्ट थी, क्योंकि वो टेबल से हमने देख लिया। ठीक है, और इस टाइम पे हमने ये अज्यूम किया कि हमारी भी रूम कंडीशन वही है जो कि टेबल की कैलकुलेशंस के वक्त रूम कंडीशंस थी, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड रूम प्रेशर 760 mm ऑफ मर्करी। हमारे पास रूम टेम्परेचर चेंज था, हमारे पास 20 नहीं था, हमारे पास 26 था। तो अगर रूम टेम्परेचर चेंज होगा, एयर प्रेशर को हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 760 लेते हैं, और जो टेम्परेचर है उसको वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब ये अफेक्ट करेगा हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज को। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी वो एक्यूरेट नहीं थी। तो हमने उसको एक्यूरेट बनाना है। वो एक्यूरेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना है। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला है एक फार्मूले से, मैं आपको फार्मूला पहले दिखा देता हूँ। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला है के डी मल्टीप्लाइड बाय वी डी। ठीक है, के डी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू है और वी डी ये वो वैल्यू है जो हमने टेबल से रीड की है। ठीक है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि टेबल में जो वैल्यूज हमारे पास, जो स्फीयर का साइज है उस साइज के अगेंस्ट हमें टेबल नहीं मिल रहा था। तो जो हम मीटर के थ्रू रीडिंग ले रहे थे वही हमने एजम्पशन ली हुई है कि ये टेबल वाली रीडिंग है। ठीक है, तो लेकिन इन एक्चुअल तो ऐसा नहीं होगा। आपके हमारे जो ऑनलाइन टेबल्स पड़े हैं वो बड़े साइज के स्फीयर्स के पड़े हैं, छोटे स्फीयर्स के टेबल ऑनलाइन नहीं पड़े हुए, कहीं से नहीं मिले मुझे, मैंने बहुत कोशिश की है। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और जिस अपनी गैप स्पेसिंग के अगेंस्ट जब फ्लैश ओवर होगा तो टेबल में देख लेंगे कि हमारी गैप स्पेसिंग के अगेंस्ट जो फ्लैश ओवर हुआ है उसके लिए वोल्टेज क्या थी। वो आइडियल कंडीशन के मुताबिक वोल्टेज थी, लेकिन वो हमारी कंडीशंस के मुताबिक वो एक्यूरेट नहीं है। हमने उसको करेक्ट करना है, उसको करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उसका फार्मूला ये दिया हुआ है। करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टेबल की वैल्यू के साथ, तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। अब ये के डी कहाँ से आएगा? के डी को कैलकुलेट करने से पहले आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं रिलेटिव एयर डेंसिटी। ठीक है, ये रिलेटिव एयर डेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद एक और टेबल है, उसके अंदर हम देखेंगे कि इस रिलेटिव एयर डेंसिटी के अगेंस्ट करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये रिलेटिव एयर डेंसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू पी ओवर पी नॉट 273 प्लस टी नॉट ओवर 273 प्लस टी। ये फार्मूला है। पी नॉट आइडियल टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। टी नॉट ये आपके पास आइडियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है, और पी और टी ये हमारी करंट कंडीशन है, जो हमारी रूम की कंडीशन है, जो कि पी के लिए हम 760 डालेंगे क्योंकि हमारे पास प्रेशर मॉनिटर करने के लिए मीटर अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन ही है। और जो टेम्परेचर के लिए मीटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम जो इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ कर रहे थे 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का। तो आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे, आपके पास ये डेल्टा की वैल्यू मिलेगी। अब ये डेल्टा की वैल्यू आप यूज़ करेंगे, एक और टेबल अवेलेबल है करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। अब इस करेक्शन फैक्टर को आप देखेंगे, अगर आपकी रिलेटिव एयर डेंसिटी लेट सपोज 0.70 आई है, तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए? 0.72। ठीक है, अब ये के डी जो करेक्शन फैक्टर है इसकी वैल्यू आपको मिल रही है। अब ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई करवाएंगे वोल्टेज के साथ जो हमने टेबल से रीड की थी।
लेट्स सपोज 10 मिलीमीटर स्पेसिंग के अगेंस्ट हमने टेबल ने बताया, हमें अपने टेबल से रीड किया कि जो वोल्टेज रेटिंग थी वो 15 किलो वोल्ट थी, लेकिन वो वैल्यू अब एक्यूरेट नहीं है, टेम्परेचर कंडीशन हमारी फ्लक्चुएट हो रही हैं। तो हमने रिलेटिव एयर डेंसिटी कैलकुलेट की, वो 0.70 निकली, उसके अगेंस्ट करेक्शन फैक्टर दिया हुआ 0.72। अब ये 0.72 में मल्टीप्लाई करवा दूंगा 15 किलो वोल्ट्स के साथ, तो मुझे एक्यूरेट वोल्टेज ब्रेकडाउन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हम अगर मीटर लगा के मेजर करें तो सेम वही वैल्यू होगी। ठीक है, हम लोग जो लैब में कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली मीटर लगाकर ही वैल्यू मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगी और जो हम मीटर से वैल्यू रीड कर रहे हैं ये दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि मीटर करंट कंडीशंस के ऊपर वैल्यू मेजर करके दे रहा है और करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई जब आप टेबल वाली वैल्यू करेंगे तो वो भी आपको करंट कंडीशंस के मुताबिक ही वैल्यू देगा, तो दोनों वैल्यूज तकरीबन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने एजम्पशन ये ली की है कि हमारे पास मेजर करने के लिए मीटर नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेबल है। हमने गैप स्पेसिंग के अगेंस्ट टेबल में वैल्यू देखी, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया करेक्शन फैक्टर के साथ, तो हमें हमारी कंडीशन के मुताबिक एक्यूरेट वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे आपको नजर आएगी 1.0 और 1.0, रिलेटिव एयर डेंसिटी की वैल्यू 1 है, करेक्शन फैक्टर की वैल्यू भी 1 है। ये आपको कब मिलेगी, जब आप इस वैल्यू में पी और पी नॉट की वैल्यू, टी और टी नॉट की वैल्यू सेम पुट कर देंगे तो रेशो रिलेटिव एयर डेंसिटी की 1 हो जाएगी। अगर ये 1 है तो उसका मतलब है करेक्शन फैक्टर भी 1 है। इसका मतलब है कि जो टेबल की वैल्यूज हैं वही आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, क्योंकि आपकी रूम कंडीशन एग्जैक्टली वही हैं जो कि टेबल में डिफाइन की गई हैं। यहाँ तक समझ आ रही है बात? यस सर। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आज के लैब में हमने सिर्फ यही करना था। हमने आज की लैब का जो नाम है वो है कैलिब्रेशन ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रोड्स। स्फीयर इलेक्ट्रोड्स की कैलिब्रेशन कर रहे हैं, इस तरह पॉइंट इलेक्ट्रोड्स की भी कर सकते हैं, प्लेन इलेक्ट्रोड्स की भी कर सकते हैं। सबके लिए फार्मूला यही है, मेथड सबके लिए यही है, बस फर्क क्या है, सबके लिए जो टेबल होगा जिसके अंदर से हमने ब्रेकडाउन वैल्यू उठानी है और उसको करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है, वो टेबल सबके लिए डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास फिलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक टेबल डाला था जिसमें मैंने एग्जांपल के तौर पर एक टेबल आपको मैनुअल में दिया था जिसमें आपका स्फेयर का डायमीटर 50, 75, 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर है। और फर्स्ट कॉलम में अगर आप देखें तो गैप स्पेसिंग दी हुई है 50, 75, 100 अप टू 900 अप टू, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो आपने हमारे पास इतना बड़े साइज का स्फेयर मौजूद नहीं है, तो ये टेबल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये एक एग्जांपल के लिए आपके लिए रेफरेंस के लिए है कि अगर लेट सपोज हम यूज़ कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर का स्फेयर साइज यूज़ कर रहे हैं और गैप स्पेसिंग हमने 50 मिलीमीटर रखी हुई है, तो जो वोल्टेज ब्रेकडाउन होगा वो 138 किलो वोल्ट पर जाकर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू तो हमें टेबल बता रहा है एट आइडियल रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड रूम कंडीशंस, कि आपका 50 मिलीमीटर पर 138 किलो वोल्ट आप अप्लाई करेंगे तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये भी हमने मीटर से मेजर नहीं किया, ये हमने टेबल से रीड कर लिया। अभी हमारी कंडीशन के मुताबिक एक्यूरेट नहीं है क्योंकि हमारी टेम्परेचर कंडीशंस चेंज है। मैं क्या करूँगा, मैं रिलेटिव एयर डेंसिटी फैक्टर कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद उसकी टेबल में चेक करूँगा कि करेक्शन फैक्टर की क्या वैल्यू है, उस करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 138 के साथ। लेट सपोज करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 1 ही है तो आपको एक्यूरेट वैल्यू क्या मिलेगी, 138 मल्टीप्लाई बाई 1। करेक्शन फैक्टर की वैल्यू 0.7 है तो एक्यूरेट वैल्यू क्या मिलेगी, 138 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, तो फिर आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब ये जो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिली है ये वही वैल्यू होगी जो अगर हम मीटर लगा के डायरेक्ट मेथड के थ्रू मेजर करें तो ये वही सेम वैल्यू होगी। ठीक है, हम लैब में कर ये रहे हैं, हमारे पास ये वाला टेबल अवेलेबल नहीं है, हमारे जो स्फेयर साइज है उनके मुताबिक टेबल नहीं मिल रहा, तो हम कर ये रहे हैं कि डायरेक्टली मीटर के थ्रू ही मेजर कर रहे हैं।
लेकिन ये एक मेथड है, आप एज्यूम कर लें कि जो मीटर के थ्रू जो मैंने आपको टेबल में वैल्यूज फिल करके दी हैं, आप लैब नंबर 3 के लिए एज्यूम कर लें कि वो टेबल वाली वैल्यूज हैं और उन्हीं के लिए करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करके उनको एक्यूरेट बना लें। ये बात समझ आई है आप लोगों को? कोई हाँ ना कुछ जवाब दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मौजूद हैं आप लोग ऑनलाइन। सर सर ये एक्सपेरिमेंट जो करेक्शन फैक्टर बोलें। में जो वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना, करेक्शन फैक्टर को जिस वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना, वो वोल्टेज हाँ, मेजर्ड है ना सर? हमारे केस में हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है जहाँ से हमने वोल्टेज देखनी है, यस सर। ठीक है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये सर जो टेबल भी इसलिए आपने शेयर टेबल किया था। बताया वो टेबल तो ये वाला टेबल तो मौजूद है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पड़ा है, लेकिन हमारी जो टेम्परेचर कंडीशन है वो चेंज है, तो उसके हिसाब से हमने करेक्शन फैक्टर बना लिया, तो हम इसी से नहीं वैल्यू ले सकते। इसमें से वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जो स्फेयर का डायमीटर है ना वो बहुत बड़ा है। यहाँ 50 सेंटीमीटर स्फेयर का डायमीटर यूज कर रहे हैं, 75 सेंटीमीटर्स में यूज कर रहे हैं, तो ये स्फेयर बहुत बड़े हैं। तो हमारे पास इतने बड़े साइज के स्फेयर नहीं है, हमारे पास तो छोटे से स्फेयर हैं। तो सर इन हम केस ये हमारे पास वाली, स्फेयर मौजूद हो हाँ वो तो एग्जांपल के लिए मैंने फिर आपको इसीलिए आपको बताया ना कि अगर हमारे पास ये वाला स्फेयर होता तो इसने बताया हुआ कि 50 मिलीमीटर के अगेंस्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज 138 है, ठीक है, ये टेबल ने हमें बता दिया। लेकिन हमारी रूम कंडीशन के मुताबिक ये वैल्यू नहीं है, वो चेंज है। हमने इसीलिए करेक्शन फैक्टर पे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कराया 138 के साथ ताकि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए। सर हमारे सर लैब लेकिन में इन कितनी केस अगर हमारे स्पेयर पास होता तो सर फिर हम करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 138 लेके आते ना। अगर होता लेट सपोज ये 50 की जगह हमारे पास 10 सेंटीमीटर का स्फेयर है, तो लेट सपोज 10 सेंटीमीटर हमारे पास मौजूद है स्फेयर, तो 10 सेंटीमीटर के अगेंस्ट उसने हमें वैल्यू दी हुई है कि 50 किलो वोल्ट, 138 की जगह वो बता रहा होगा कि 50 किलो वोल्ट पे आपका ब्रेकडाउन होना है। तो हमने टेबल से देखा कि 50 मिलीमीटर के अगेंस्ट 50 किलो वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये आइडियल कंडीशन की वैल्यू होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे करेक्शन फैक्टर के साथ, तो हमें अपने रूम कंडीशन के मुताबिक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपने इसे रिलेटिव एयर डेंसिटी फैक्टर निकालना है, उसके बाद टेबल में चेक करना है कि उसके अगेंस्ट आपका करेक्शन फैक्टर क्या है, उस करेक्शन फैक्टर को आपने टेबल वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास ये टेबल नहीं था, तो मैंने जो लास्ट टाइम जो लैब नंबर 1 में आपको वैल्यूज प्रोवाइड की थी, आप उन्हीं को अज्यूम कर लें कि वो टेबल वाली वैल्यूज हैं और उनको करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लें। ठीक है, ठीक हो गया यस सर। ठीक। अच्छा इसके बस ये हमारी लैब नंबर 3 में हमने बस यही सर कुछ करना है। जी जी बताएं। सर ये जो लैब में स्फेयर मौजूद है उनका कितना डायमीटर है? वो मैं मैयर करके आपको साइज बता दूंगा उसका, मुझे इस तरह से याद नहीं है, मैं आपको मैयर करके बता दूंगा साइज। सर ये अभी इसी की एक्सपेरिमेंटल वीडियो और वो थ्योरेटिकल आप अपलोड करेंगे? नहीं इसकी नहीं करूंगा क्योंकि ये सेम वही एक्सपेरिमेंट है जो हमने लैब नंबर 1 में किया था। ब्रेकडाउन हमने करवा लिया, अब उसको हमने एक्यूरेट करना है, कैलिब्रेट करना है। ठीक है, तो इसके यहाँ जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये एग्जैक्टली वही है, प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है। तो अगर आपने रेफर करना है तो एक्सपेरिमेंट 1 को देखेंगे हमने किस तरह से परफॉर्म किया था। तो अगर इसकी डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही चीज़ नजर आएगी। इनपुट पे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, आगे कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं और उसके साथ पैरेलल में क्या लगा हुआ है, स्फीयर गैप्स लगे हुए हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा लगा हुआ है, प्लेन टू प्लेन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इस तरह पॉइंट इलेक्ट्रोड भी लगाया जा सकता है। ठीक है, हम हर तरह के इलेक्ट्रोड की कैलिब्रेट, सबका मेथड एक ही है, सबके लिए फार्मूला एक ही है। सिर्फ और सिर्फ जो आइडियल कंडीशन वाली वोल्टेज की रीडिंग वाला जो टेबल है वो हर इलेक्ट्रोड के लिए डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मेथड सबका जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? सर आपने जो वो लैब 1 में हमें रीडिंग दी थी वो तो एक्यूरेटली मेजर थी ना, मतलब हमने वो वोल्ट मीटर से मेजर की हुई थी,
तो उनको जब करेक्शन हाँ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कम नहीं हो जाएंगे वैल्यूज वो? बिल्कुल, वो जो रीडिंग थे ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है। वो ठीक वाली है। वैल्यूज ऑलरेडी एक्यूरेट हैं, लेकिन आप फॉर द पर्पज ऑफ लैब डेमोन्स्ट्रेशन आप ये अज्यूम कर लें कि वो वैल्यूज आपने टेबल से उठाई हैं। सर अपना टेबल खुद क्यों नहीं बना लेते हम, हमारे पास वो चीजें मौजूद हैं और खुद एक्सपेरिमेंट करके। बना सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करके बना सकते हैं, टाइम बहुत लग जाएगा उसमें। ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आपकी जो एक आपको प्रोसेस समझाने के लिए ना, आप अज्यूम कर लें कि वो जो मैंने आपको वैल्यूज दी हैं वो मैंने आपको टेबल से मेजर करके दी हैं, ठीक है, टेबल से रीड करके आपको वैल्यूज बताई हैं, आप उनको करेक्शन फिर फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा लें ताकि आपको प्रोसीजर टेम्परेचर पता भी चले। ज्यूम करेंगे फिर साथ? टेम्परेचर आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें। 20 और 26 सर, स्टैंडर्ड 20 है। हाँ स्टैंडर्ड 20 है, और जो रूम टेम्परेचर है उसको 26 ले लें, और जो और सर एयर प्रेशर है प्रेशर, वो स्टैंडर्ड ही ले लें, उसको 760 mm ऑफ मर्करी वो स्टैंडर्ड कर लें। मतलब रेशियो 1 ही रखें वो वाली? हाँ उनको 1 रहने दें। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है इस लैब में, सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेंगे। यस सर। मैं आपको मैनुअल मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन मैनुअल में आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो बहुत ज़्यादा वो मुश्किल चीज़ नहीं है, वही लैब 1 रिपीट हो रही है, आप टेबल में बस वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिख देनी है, बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देना ऊपर के हमने हमें कैलिब्रेशन की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों कैलिब्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तमाम इलेक्ट्रोड्स के लिए आपने करना है, मतलब स्फेयर इलेक्ट्रोड्स के लिए भी करना है, प्लेन इलेक्ट्रोड के लिए भी करना है, पॉइंट इलेक्ट्रोड के लिए भी करना है, मेथड सबके लिए सेम है। अच्छा मुझे ये बताएं, लैब नंबर 2 आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक, किसी ने भी नहीं देखी? सर देखिए वोल्टेज डबलर वाली। समझ आई है उसकी? देखिए यस सर। क्या समझ आया बताओ तो। सर एसी को हम जो है रेक्टिफाई करके डीसी में करते। सर एक चीज सर्किट में समझ नहीं आई, जो हमने डायोड लगाया था, तो वो अगर एसी का नेगेटिव जब आएगा, वो वेव आएगी, तो वो शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होगा? शॉर्ट सर्किट नहीं, आपको मैं वो समझा देता हूँ कि न्यूट्रल और ग्राउंडिंग, मतलब हम पोलैरिटी रिवर्स करते हैं तो क्या हिसाब किताब होता है। मैं आपको एक पिक्चर शेयर करता हूँ। तो आपने वो सेव कर दिया। अच्छा जो हाँ आपको वो कन्फ्यूजन है ना कि पोलैरिटी रिवर्स करने में जो कन्फ्यूजन आती है, देखिए हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं ट्रांसफार्मर की, तो जो इसकी सेकेंडरी साइड है इसमें हम कहते हैं कि 100 किलो वोल्ट जनरेट होते हैं, या सिंपल एग्जांपल मैं आपको बैटरी की दूं तो 12 वोल्ट की अगर आप बैटरी लेते हैं तो उसमें आप हम कहते हैं कि उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट है। हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। उन दोनों के दरमियान जब हम डिफरेंस मेजर करते हैं तो वो 12 वोल्ट का है, लेकिन वो 12 वोल्ट डिफरेंस आप 0 और 12 के दरमियान भी हो सकता है, वो 12 वोल्ट का डिफरेंस -12 और 0 के दरमियान भी हो सकता है, वो 12 वोल्ट का डिफरेंस 12 और 24 के बीच में भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की इंडिविजुअल टर्मिनल की पोटेंशियल क्या है
वो हम डिफाइन नहीं कर रहे होते उसमें, क्योंकि हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड को रेफरेंस ले रहे हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि वो पहले की निस्बतन हायर पोटेंशियल पे है। कितने हायर पोटेंशियल पे? वो 12 वोल्ट ज्यादा पोटेंशियल है उसकी। फिर हम क्या करते हैं, जो उसका नेगेटिव वाला टर्मिनल है या ट्रांसफार्मर है तो उसका जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उसकी उस न्यूट्रल टर्मिनल को पकड़ के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं या अर्थ पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमने न्यूट्रल को अर्थ कर दिया या न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे जो अर्थ है ये ओवरऑल ये बहुत बड़ी सरफेस है, तो ये इसका जो ओवरऑल चार्ज है वो जीरो है। इसको हम लेते हैं एज अ जीरो पोटेंशियल सोर्स, ठीक है, जीरो पोटेंशियल टर्मिनल ले लें, या इसकी ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो जीरो है। अब इसके रिलेटिवली हम मेजर करते हैं बाकी वोल्टेजेस को, ठीक है। तो जब हमने न्यूट्रल पॉइंट को पकड़ के जीरो पे ले आए, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव पॉइंट को अगर हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, इसका मतलब है कि हमने उस नेगेटिव टर्मिनल को ट्रैक करके जीरो पोटेंशियल पे ले आए हैं। और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इन दोनों के दरमियान जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव टर्मिनल उस जीरो से अब उतने वोल्टेज ज्यादा वैल्यू पर होगा। जैसे बैटरी की एग्जांपल लें तो नेगेटिव टर्मिनल आपने अर्थ किया तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के निस्बतन 12 वोल्ट हाई पोटेंशियल पे है। इसका मतलब है अब हमें ये मालूम है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी अपनी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू जीरो वो 12 वोल्ट है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी अपनी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू जीरो वो 0 वोल्ट पर ही है, क्योंकि उसको हमने ड्रैग करके जीरो पर ले आए। अगर यही काम हम रिवर्स कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर दूं, नेगेटिव टर्मिनल पे मैं मेजर करूं, प्रॉब्स उसी तरह से लगाऊं, रेड लीड में पॉजिटिव पे लगाता हूं, ब्लैक लीड में नेगेटिव पे लगाता हूं, तब भी मुझे वो पॉजिटिव 12 वोल्ट ही दिखाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में अभी भी जिस चीज को हमने ग्राउंड कनेक्ट किया वो आपका हायर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। बस किया कि हमने उसमें ऑफसेट क्रिएट कर दिया। मसलन के 12 वोल्ट को जब हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया तो 12 वोल्ट को ड्रैग करके हम जीरो पर ले आए हैं, लेकिन जो नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तो हमने खत्म नहीं किया ना, वो तो 12 वोल्ट वहीं के वहीं मौजूद है। इसका मतलब है कि अब आप नेगेटिव टर्मिनल पे जब आप मेजर करेंगे तो आपको -12 वोल्ट मिलेंगे। अब अगर हम पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे भी हमने किया था, डीसी जनरेट की थी हमने, फिर पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया और नेगेटिव टर्मिनल अप्लाई किया था, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की थी अपने पॉइंट इलेक्ट्रोड के ऊपर। और वोल्टेज मेजरमेंट भी हम कैसे कर रहे थे, मीटर की जो ब्लैक लीड है उसको हम ग्राउंड कर रहे हैं और रेड लीड को दूसरे टर्मिनल पे लगा रहे हैं। तो जो दूसरा टर्मिनल है वो ऑलरेडी हमने जीरो वैल्यू से ट्रैक करके नेगेटिव साइड पे ले गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। बस हमने पॉजिटिव को ड्रैग करके जीरो पे लाए हैं तो नेगेटिव उतना ही ड्रैग होकर नेगेटिव वैल्यू की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में यही हो रहा था, हमने जब पॉजिटिव को ग्राउंड किया तो हमें नेगेटिव पोटेंशियल मिलती है। समझ आइए कुछ? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया कहीं? ये सवाल किसने पूछा था? उमर। काजी ने पूछा था। ऐसा ने पूछा, काजी ऐसा ने पूछा। अच्छा बताएं, समझ आ गई? ऐसा आकर यस सर समझ आ गई है। मैं वो जो सर्किट आपने दिया था ना उसमें लैब 2 में, मैं उसकी भी बात कर रहा था। उसमें हम यही कर रहे हैं ना असल में, जो हम जब डायोड्स की पोलैरिटी को रिवर्स, डायोड्स की एनोड और कैथोड को रिवर्स करेंगे ना, तो जहाँ पे पहले पॉजिटिव साइकिल में आपका पॉजिटिव साइकिल फ्लो कर रहा था और नेगेटिव साइकिल ब्लॉक हो रहा था, तो जब पोलैरिटी रिवर्स कर दी तो अब आपका नेगेटिव साइकिल फ्लो करेगा, पॉजिटिव ब्लॉक हो जाएगा। बस ये इतना सा काम हो रहा है, शॉर्ट नहीं सर्किट सर, कुछ भी नहीं होगा। वो जो डायोड लगाया था हमने वाइंडिंग के पैरेलल में, उसकी बात करो। नहीं नहीं, वो जो वाइंडिंग के पैरेलल में भी लगाया था तो उसके साथ पहले एक कैपेसिटर भी लगा हुआ था, अगर आपको याद हो, तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। और एक तरह से होगा भी, क्योंकि देखें मैंने अभी आपको क्या बताया, जो हम जब वो डायोड के थ्रू वेवफॉर्म होके गुजरेगी तो रेक्टिफाई हो जाएगी। रेक्टिफाई होने के बाद वो पॉजिटिव जो उसकी पीक आ रही है, हमने पॉजिटिव को हमने निचली साइड पे ग्राउंड कनेक्ट किया हुआ है, हमने पॉजिटिव को ग्राउंड किया, और जब वो रिवर्स साइकिल आएगा तो रिवर्स साइकिल में उसको वो डायोड के थ्रू पास ही नहीं होने देगा, ठीक है। रिवर्स साइकिल में वो ब्लॉक हो जाएगा। हमें पॉजिटिव पीक तो मिल रही है लेकिन नेगेटिव पीक के केस में वो ब्लॉक हो रहा है। और ये भी है कि जब पॉजिटिव
पीक मिल रही है, आप उसको ग्राउंड कर रहे हैं, तो उसी इंस्टेंट पे दूसरे टर्मिनल पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और एसी साइकिल का जब नेगेटिव पीक आएगी तो वो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, को एक चीज और जो बतानी थी मैं बता दूं। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज में, एक तो ये ग्राउंडिंग है, दूसरी चीज क्या, अर्थिंग। अर्थिंग में हमने क्या करना होता है कि अर्थिंग के केस में अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसकी बॉडी को पकड़कर हमने अर्थ पॉइंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है ताकि कोई इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे जो बंदा यूज कर रहा है इक्विपमेंट को। जब भी इस बॉडी टर्मिनल पे कोई पोटेंशियल आएगा तो हमने बॉडी टर्मिनल को ट्रैक करके किधर कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड के साथ। तो इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल अगर कोई चार्ज जनरेट होता भी है तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये अर्थिंग होती है। हमारे पास जो सेटअप यहाँ बना हुआ है उसमें अर्थिंग भी मौजूद है, ग्राउंडिंग भी मौजूद है। जो हमारा कंट्रोल पैनल है, जो मीटर्स हैं, जो ऑसिलोस्कोप वगैरह, जो वोल्ट मीटर्स हैं, उनकी अर्थिंग हुई हुई है। अर्थिंग इस तरह से हुई हुई है कि उनकी बॉडी से एक लीड लेकर ग्राउंड टर्मिनल को कनेक्ट की हुई है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर है और बाकी जो हम सेटअप करते हैं उसमें हमने ग्राउंडिंग की हुई है। उसका हमने जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको पकड़ के नीचे कनेक्ट किया हुआ है अर्थिंग बिट के साथ। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है। अब इस वाले सिनेरियो में हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, और रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो अर्थ है। हम अर्थ को रेफरेंस लेके लाइव वायर की वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं। अब अगर मैं लाइव वायर को ग्राउंड कर दूंगा और न्यूट्रल वायर को ग्राउंड से ओपन करके वोल्टेज मेजर करूंगा तो मुझे फिर नेगेटिव वोल्टेज मिलेंगे डीसी के केस में। तो यही हमने वोल्टेज डेवलप में किया था। इस चीज की समझ आई है? ये चीज जब आप लोग ऑन कैंपस आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। आप अगर वीडियो लेक्चर में जाके देखेंगे तो कहीं पे भी इक्विपमेंट को तो हम ट्रांसफार्मर के ऊपर वाले जो बॉडी टर्मिनल है वहां से लाइव वायर कनेक्ट करते हैं, और जो आगे हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं जैसे कैपेसिटर डायोड हैं वो नीचे फ्लोर पेडेस्टल पे हमने खड़े किए हुए हैं, और फ्लोर पेडेस्टल से रिटर्न ट्रांसफार्मर तक जो वायर जा रही है वो वायर अर्थिंग पिट को भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का अपना सर्किट भी पूरा हो रहा है, और जो रेफरेंस उसको दिया जा रहा है वो अर्थ का दिया जा रहा है, 0 वोल्ट का दिया जा रहा है। क्लियर है ये चीज? यस सर। सर जो ऑन कैंपस लैब्स होंगी ये कितनी लैब्स मतलब हम परफॉर्म करेंगे, कितने दिन एक लैब को? इन्होंने जो टाइम टेबल दिया है उन्होंने 5 लैब्स आपकी रखी हैं टोटल पूरे वीक में, और 5 लैब्स में भी आप लोगों को जो टाइम स्लॉट मिली है वो 20 बच्चों को 1 घंटा और 30 मिनट, 1.5 घंटे की टाइम स्लॉट 20 बच्चों को दी, और अगले 1.5 घंटे की टाइम स्लॉट अगले 20 बच्चों को दी गई। मीन्स के टोटल 5 घंटे, 5 लैब्स अगर हम करें तो नॉर्मली 15 आवर्स बनते हैं, लेकिन आप लोगों को इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को तकरीबन 7.5 घंटे मिलेंगे लैब में काम करने के लिए। तो उसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लैब्स जितनी भी हम कवर कर सकें हम कर लें। ठीक है सर। सर संडे को भी मेरे ख्याल से लैब है ये हमारी। हाँ, संडे को भी है। सर मंडे को पेपर नहीं होगा फिर हमारा? पता नहीं, अभी डेट शीट नहीं आई, लेकिन कोई आइडिया नहीं है। कोशिश करेंगे कि जो हाई वोल्टेज की लैब है वो वीकडेज में कर लें, कंप्यूटर नेटवर्क की लैब संडे को कर लें, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क की लैब आसान है। वो मेरे ख्याल में हम 3 घंटे लगा के भी करेंगे तो हमारी सारी लैब्स कवर हो जाएंगी उसके अंदर, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर वो संडे को हम या सैटरडे को कंप्यूटर नेटवर्क कर लें तो आपको टाइम मिल जाएगा पेपर की तैयारी के लिए। ठीक है सर। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर सेशन एंड कर लेते हैं। सर वो रिपोर्ट्स की टाइमिंग का थोड़ा बात करनी चाहिए, थोड़ा 20 मिनट का मार्जिन इस दफ़ा रखते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे क्विज था और ये 4 रिपोर्ट्स इकट्ठी जमा हुई थी, लेट हो गया था थोड़ा। तो मैंने टाइम काफ़ी बढ़ाया था, पहले संडे रखा था, फिर मंडे किया था, फिर उसके बाद ट्यूसडे भी कर दिया था, फिर भी टाइम थोड़ा था। सर
सर 20 मिनट का मार्जिन खाली, थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा ठीक है, बस सबमिट आपने उसी दिन करवाई है ना, तो फिर कोई इशू नहीं। सबमिट हुई भी है सर, बस वो 20-25 मिनट का मार्जिन था। एक दो लोग हैं जिन्होंने अभी भी, जिनकी मिसिंग शो हो रही थी, वो सबमिट करवा दें फिर, जिन्होंने नहीं करवाई अभी यस तक। सर, मेरा भी सर 3 मिनट का सर मार्जिन था। वो कोई सर इतना बस इशू आप नहीं है, ओवरऑल बस 20 आप मिनट से जिस कर दिन आपका टाइम होता है उसी दिन या उससे अगले दिन सबमिट लाजमी करा दिया करें, मिस ना किया करें। वो 5-10 मिनट 20 मिनट का कोई इशू नहीं है, नंबर ना सबमिट काट किया करें बस। ठीक है। ठीक है जनाब, अपनी अपनी अटेंडेंस जिन्होंने जिनकी रहती है मार्क करें और बेशक लीव करते हैं। सर ये इस कैलिब्रेशन वाले की भी लैब रिपोर्ट बनानी है। हाँ इसकी बनानी है, सर इसके इसकी लैब छोटी 1 के सी साथ बनेगी। आप बता देते, उसी नहीं में ये डाल। एक सेपरेट लैब है ना, ये एक सेपरेट लैब है, यही काम हमने डीसी के लिए भी आगे जाकर करना है। सर हमें कैलकुलेशंस तो नहीं शो करने की जरूरत ना? सर यस सर। कैलकुले सिंपल सी आप कैलकुलेशन रखना ना, आप बस एक एक टेबल, मैं आपको टेबल शेयर करूंगा, सिंपल से आपने बस उसके अंदर वैल्यूज एंटर करनी है और कुछ भी नहीं करना। मतलब सर रफली हम कैलकुलेट करके टेबल में एंटर कर दें? हाँ वो बस वो टेबल एंटर करना है, थोड़ी सी थ्योरी में बस एक आधा पैराग्राफ थ्योरी में बस ये लिख देना कि हमने लैब 1 में मेजरमेंट ली थी, वो एक्यूरेट नहीं थी, हमारी रूम कंडीशंस डिफरेंट थी, तो उसको एक्यूरेट बनाने के लिए हमने करेक्शन फैक्टर निकाला है, और करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने रिलेटिव एयर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव एयर डेंसिटी का फार्मूला ये है, करेक्शन फैक्टर का टेबल ये है, और जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं वो टेबल में ये फॉलोइंग है। बस इतना ही सी थ्योरी लिख के ठीक। नीचे टेबल डाल दें। तो वो जो पिछला प्रोसीजर है उसको मेंशन करने की जरूरत तो नहीं नहीं है, वो नहीं तो उसको बस मेंशन लैब वन करने की का? जरूरत नहीं है, बस वो आप रेफर कर देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने ये काम किया था, अब हम इसकी करेक्शन कर रहे हैं, वैल्यूज एक्यूरेट बना रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अपनी अटेंडेंस मार्क करें, बेशक लीव करते हैं, बस आज के सेशन इतनी है। सर बाकी आगे अभी आप लैब 4 की वो वीडियो और वो थ्योरी इस वीकेंड में मैं लैब नंबर 4 का लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक, और ये दोनों रिपोर्ट सर एक साथ जमा करानी होंगी फिर? हाँ एक साथ करवा देना, या लैब 4 की नेक्स्ट वीक करवा देना लैब 4 की।